अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एक नज़र उन मौज़ूआत पर जिन पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने आज के प्रोग्राम में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी का मामला ताखीर का शिकार क्यों? That the presidency should have a certain political role and the rest of the role should be the parliament. सदर जरदारी का अपने मखसूस सियासी किरदार की अदायगी पर इसरार। That the presidency should have a certain political role and the rest of the role should be the parliament. सदर जरदारी का अपने मखसूस सियासी किरदार की अदायगी पर इसरार। क्या कराची में फौजी ऑपरेशन होगा? अगर किसी को शक है कि मैंने कोई जाती अमल करते हुए रिस्ट्रिक्शन लगाई तो मेरा ख्याल है शायद वो हकीकत से वाकिफ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हाउस है, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बात करके पता कर लें कि क्या प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल नहीं थी। जिसका काम है वही करे, तो वो कहते हैं ना, जिसका काम उसको साझे। एमक्यूएम को भी इतराज नहीं है, एमक्यूएम भी दहशतगर्दों के खिलाफ है, एएनपी भी खिलाफ है दहशतगर्दों के खिलाफ, और हम भी हैं। ऑपरेशन होगा तो इस पुलिस से सिर्फ नहीं होगा, इस रेंजर से नहीं होगा, और भी इदारे आए तो ऑपरेशन करना है तो सही करना है। अगला इंतखाब भी पाकिस्तान बचाने के एजेंडे पर लड़ना चाहिए और पाकिस्तान बचाने के एजेंडे पर तमाम सियासी जमातों को जो है वो एक इत्तफाक राय करना चाहिए और उसमें सरे फहरिस्त इंतहा पसंदी दहशतगर्दी और उसके लिए डी वेपनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान ये लाजिम और मलजूम है। कौमी असेंबली में मुल्क को असलहा से पाक करने की एमक्यूएम की करारदाद मंजूर। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सबसे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस का मामला। शाम साहब, ये मसला तो कुछ यूं लग रहा था कि पहले छोटा सा लेकिन अब तो बड़ा होता चला जा रहा है। आखिर हुकूमत को क्या तकलीफ है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस देने? दे दें, बड़ा क्यों हो रहा? तब अब उसके लिए अटॉर्नी जनरल को आज डांट भी पड़ रही थी सुप्रीम कोर्ट में, वो ऊंची ऊंची आवाज से बोल रहे थे। तो ये तो मामूल की बात है, इसमें क्या बात है? अटॉर्नी जनरल को डांट पड़ना? हाँ जी, इरफान कादर साहब जो है जी, वो डांट खाने के शौकीन हो चुके हैं, अदलिया डांटने की शौकीन हो चुकी है, तो इसमें कोई नई बात क्या है? वैसे इरफान कादर साहब बड़े पढ़े लिखे जज हैं, उधर नहीं अटॉर्नी जनरल, जज तो वो रहे नहीं ना बेचारे, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की जद में आ गए, लेकिन पढ़े लिखे हैं, बड़े एक अपना एक स्टाइल रखते हैं और जल्दी से हार मानने वाले नहीं हैं। लेकिन आज ये मामला जो जजेस की तकरीरी का सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो तो यूँ लग रहा है कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार ही नहीं इनको रोके। देखिए, बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी एक तो तकर्रर होना है चीफ जस्टिस का, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है इकबाल हमीदुर रहमान जी, जो हमारे मरहूम चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान के बेटे हैं, उनको मुकर्रर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, उनकी जगह लेनी है एक और उनके कोलीग ने। दुरुस्त। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह फैसला किया कि अनवर कासी साहब चीफ जस्टिस होंगे उनकी जगह। ठीक है, और उसके साथ ही दो जज जो हैं जो एडिशनल जज थे उनकी कंफर्मेशन का मामला है। जी बिल्कुल ठीक है। एक शौकत अजीज सदीकी साहब और एक नूरुल हक कुरैशी साहब। एक को तो उन्होंने कहा कि जी 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए, ठीक है, और दूसरे को शायद कंफर्मेशन की बात करें। अब वो जुडिशल कमीशन का फैसला गया पार्लिमानी कमेटी के पास। ठीक है, पार्लिमानी कमेटी ने उस पर कुछ नहीं किया,
और वो फैसला जूं का तू चला गया हुकूमत के पास, वजारत कानून के पास। विच मीन्स ओके, पार्लियामेंट्री कमेटी का ओके है ना, तो यही चाहिए जी। ठीक है, क्योंकि अभी तो एतजाज अहसन साहब उसके सरबराह हैं। मैंने कोशिश की थी उनसे बात हो जाए, वो सेनेट के अजलास अटेंड फरमा रहे थे, तो बज़ाहिर तो यही नजर आता है जब उनकी तरफ से कोई तरदीद नहीं हुई, कोई इख्तलाफी बयान नहीं आया, तो उस कमेटी ने अंगूठा लगा दिया उस पर, ठीक है, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास से आई थी। अब वो जब नोटिफिकेशन के लिए वहां गया तो वहां मामला उन्होंने कहा जी ये तो सीनियर मोस्ट जज ही नहीं है। ये कहाँ पे गया नोटिफिकेशन के लिए? वजारत कानून के वजारत कानून के पास। ठीक है, फिर वो जाना था वजीर आजम के पास, वहां से सदर के पास दस्तखत होके आने थे। ठीक है, तो वो नोटिफिकेशन जारी करने से इनकार कर दिया गया और फाइल वापस भेज दी गई। सदर साहब ने, सदर साहब कह लीजिए या वजीर आजम कह लीजिए या वजारत कानून कह लीजिए, असल में सदर के नाम पे सारा कारोबार होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सदर साहब खुद भी कर रहे हो। नाम उनका है, जिसका हाथी यानी हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम। ठीक है, तो ये पार्लियामानी निजाम की नजाकतें हैं जी। यानी मलका बेचारी जो है उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन हर हुक्म उसके नाम पे जारी होता है। दुरुस्त। और सदर साहब जो हैं वो हुक्म दे न दे जारी उनके नाम पर होता है। अच्छा, अब इन जजेस के तकर्रुर का मामला अब सुनिए ना जी। अब ये उन्होंने कहा कि जी ये अनवर कासी साहब और रियाज खान साहब, इनके दरमियान एक झगड़ा था कि सीनियर कौन है। ठीक है, अब वो सीनियरिटी का मसला ऐसा था कि पहले तो डिक्लेयर किया गया कि अनवर कांसी साहब सीनियर जज हैं। ठीक है, उनका दोनों का नोटिफिकेशन एक दिन जारी हुआ। ठीक है, तो अनवर कांसी साहब और रियाज खान साहब। तो जो चीफ जस्टिस थे हमारे अरशाद हसन खान साहब, जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को भी 3 साल अता फरमाए थे जी हुकूमत करने के लिए, उनके एक नोटिफिकेशन की रोशनी में, क्योंकि ये थे सरकारी मुलाजिम, सेशन जज थे कांसी साहब और रियाज साहब थे वकील, तो ये सेशन जज की सीनियरिटी ज्यादा बन जाती थी उनकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, ठीक है, जो 1987 में कहीं उन्होंने की थी। तो अनवर कासी साहब उस इंटरप्रिटेशन की रोशनी में वो हो गए सीनियर मोस्ट जज और वुड बी चीफ जस्टिस। और वुड बी चीफ जस्टिस हो गए सारे एक किस्म के। अब जब इकबाल हमीदुर रहमान साहब आए तो उस पर उनकी चीम जमी हो रहे थे वो रियाज खान साहब। ठीक है, उन्होंने एजिटेट किया होगा, रिप्रेजेंटेशन दी होगी। इकबाल हमीदुर रहमान साहब ने देखा कि इनकी उम्र ज्यादा है उनसे, रियाज खान साहब से। ठीक है, उन्होंने रियाज खान साहब को सीनियर कर दिया। अच्छा, ये इतना सादा मामला है? हाँ जी, कि कभी ये सीनियर कभी ये सीनियर। ये तो देखे ना, हमारी इंतजामिया, हमारी अदलिया, हमारी मुकन्नना, ये जो किस्सा है ना, तीनों इसमें माशाल्लाह उनके कमालात नजर आ रहे हैं आपको। और इसीलिए अफवाज पाकिस्तान से गुजारिश करनी चाहिए कि इन सबको 21 तोपों की सलामी दी जाए अलग अलग। ठीक है, और ये मौका मिला तो शायद मुमकिन है ज्यादा तोपों की सलामी भी मिल जाए। तो मुझे तोप दम का मुहावरा भी याद आ रहा है। चलो आपको पता नहीं क्या क्या नजर आएगा आपको, तो जी। आपको भी तोप पे रखना पड़ेगा जी। अब मीडिया की बारी भी आएगी ना, वो भी तोप पे रखा फिर जाएगा। शाह साहब फिर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि मजीद तोप के नाम पे आप डर गए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ती है। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले शामी साहब बता रहे थे कि सीनियरिटी का तयन नहीं हो पा रहा 2 जजेस के दरमियान। हाँ जी जी, और अब उम्र का मामला आ गया। इकबाल हमीदुर रहमान साहब ने कहा तो रजा खान साहब, ये क्या नाम है, एक तो एक कांसी साहब, सॉरी अनवर कासी अनवर साहब कासी हैं, साहब, और दूसरे का क्या नाम था, रियाज खान साहब। उनका रियाज खान साहब सीनियर है जी, तो वो सीनियर के तौर पे एक्ट करते रहे। ठीक है, अनवर कासी साहब ने वजारत कानून को एक रिप्रेजेंटेशन दे दी ठीक है, सीनियरिटी का मामला तय करने के लिए, क्योंकि रवायत के मुताबिक ये एग्जेक्टिव तय करती है, वजीर कानून तय करते हैं, यानी वजीर आजम समझे या सदर पाकिस्तान समझे, आप सदर पाकिस्तान ही तय करते। अब वो वजारत कानून जो थी वो उस पर गौर खौज में मसरूफ हो गई, ठीक है, और बैठ गई इसके ऊपर। कई माह गुजर गए, टच से मस नहीं हुई। अब जब ये केस आया जुडिशियल कमीशन के सामने, जी,
तो उन्होंने जुडिशियल कमीशन ने कहा कि अनवर कासी साहब सीनियर है। अच्छा, ये केस एक यानी ये दो ट्रैक्स पे चल रहा था? नहीं, जब चीफ जस्टिस के तकर्रुर का मामला आया, ठीक है, तो उन्होंने अनवर कासी साहब को सीनियर समझकर या करार देकर, क्योंकि नोटिफिकेशन में उनका नाम रियाज खान साहब के नाम के ऊपर लिखा हुआ था। दुरुस्त। तो उन्होंने कहा ये ऊपर लिखा हुआ है, हाँ। इसलिए सीनियर हो गए। ठीक है। तो वजारत कानून जो थी उसने कहा जी ये तो हमने अल्फाबेटिकली लिखा है, हरूफ तहज्जी के एतबार से, अनवर ए और फिर रे, ठीक है ना जी। तो भाई आपने दूसरे जो नाम है वो हरूफ तहज्जी के एतबार से क्यों नहीं लिखे? अब रियाज खान साहब उम्र में ज्यादा हैं, ठीक है, और कासी साहब जो हैं वो सीनियर मोस्ट करार पा चुके हैं अपनी सर्विस के एतबार से। ठीक है। तो सुप्रीम जो जुडिशियल कमीशन था उसने अनवर कासी साहब को सिफारिश कर दी है, नॉमिनेट कर दिया एज चीफ। अब उसमें बार काउंसिल के जो नुमाइंदे थे डॉक्टर खालिद रांझा, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये आपने उस पर क्या कहा? उनका हमारा नोट है इस पर, हमने नहीं माना, हमने कहा कि रियाज खान साहब सीनियर है। ठीक है। उन्होंने कहा इसका तो, और वजीर कानून ने कहा कि हमारे पास तो वो फाइल अभी रखी हुई है, सीनियरिटी का फैसला करना है, मैं तो बोलता नहीं, इसमें कोई राय नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमने तो फैसला करना है। हाँ। अब वो चली गई पार्लिमानी कमेटी के सामने। यानी इन इख्तलाफात के बावजूद भी जुडिशियल कमिशन से निकली हुई जुडिशियल कमीशन ने फैसला कर दिया ना मेजोरिटी से। अच्छा, मेजोरिटी से फैसला अनवर कासी साहब को करेंगे। ठीक है। वो चला गया पार्लिमानी कमेटी के पास। अब अगर पार्लिमानी कमेटी उसको रोक लेती या उस पर नोट लगा के भेजती कि पहले आप सीनियरिटी का फैसला करें उसके बाद ये काम करें, ठीक है, तो ये कर सकती थी बिल्कुल। लेकिन वो भी उसने कहा कि भी हमें करने की क्या जरूरत है, हमारी कोई वक़्त क्या है। पहले हमने कोई एतराज वगैरह लगाए थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया। ठीक है। अब उन्होंने कोई खास अहमियत ही नहीं समझी। अब वो फाइल चली गई जनाब आगे। जब फाइल आगे गई तो अब जो हमारी हुकूमत ये इंतजामिया है उसने फैसला कर दिया, उसने ये फैसला कर दिया कि रियाज खान साहब सीनियर हैं। इन्ना लिल्लाह, यानी ये बदलते आ रहे हैं सीनियर। ठीक है जी। अब वो जब सीनियर तय हो गए, अब सदर ने फाइल वापस भेज दी। अच्छा, कि जनाब तो सीनियर वो है, सीनियर मोस्ट का तकर्रुर किया जाए। चलिए। अच्छा, अब इसमें जो हमारे दूसरे दो जज साहबान हैं, एक शौकत अजीज सिद्दीकी साहब है जी, और एक नूरुल हक साहब है, जी, नूरुल हक कुरैशी साहब जी। ये क्योंकि फाइल वापस आई और उसी फाइल में इनका मामला भी शामिल था। अच्छा, वो सारे कागज ही तो वापस गेहूं के साथ घुन भी पिस गया, वो कागज भी वापस आ गए। अच्छा, यानी आपके ख्याल में ये टेक्निकल मामला है? टेक्निकल मामला, फाइल के साथ मैंने कहा ना साथ लगे हुए थे नाम। ठीक है। तो ये अब उसमें यार लोगों ने बिटतोते मैंने निकाल लिए। नहीं, एक तो अब एक और थ्योरी भी साइमल्टेनियसली चल रही है। अच्छा, वो ये है कि जनाब हमारे जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं, ये बड़े एक्टिव जज हैं और इनके बारे में लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इन्होंने दबदबे वाले जज हैं और ये उस मखसूस बेंच का हिस्सा थे जिसने वो पिटिशन अपने जेर गौर जेर समात लानी थी जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन को क्वेश्चन किया गया। तो उसमें क्या हुआ? तो नूरुल हक कुरैशी साहब भी थे उस बेंच में? नहीं, उसमें शौकत अजीज हो सकता है वो भी हो, अजमल कांसी, अनवर कांसी साहब और दो रुकनी डिविजनल बेंच था। तो जो डिविजनल बेंच है तो उससे क्या फर्क पड़ गया? बेंच टूट गया तो फिर क्या होगा? दोबारा बन जाएगा। तो वो वॉक ओवर तो मिल गया ना? क्या वॉक ओवर क्या मिलना भाई, कमाल है। बेंच दोबारा बन जाएगा, दरखास्त उसके सामने फिर आ जाएगी। शामी साहब, अगर आज ये नोटिफिकेशन जारी हो चुकता, हाँ, तो कल परसों में ये समात होनी थी। तो फिर जब दोबारा जारी होगा तो फिर देख लेंगे, डेट फिर आ जाएगी। ये ऐसे कुछ जज्बाती होने की क्या जरूरत है भाई? आप ये कोई वो जो दरखास्तें जो है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट में से एक दिलचस्प बात है। ये जो इस चैलेंज करने के लिए जिस सदर ने वापस किया ना, नोटिफिकेशन ने किया, तो जो दरखास्त दायर हुई बस चट मंगनी पट गया। रात को दरखास्त दायर हुई, वो नदीम साहब एक एडवोकेट थे जो एक दफा पकड़े गए थे और सुबह जनाब समात शुरू हो गई इसकी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास जो ये इख्तियार है ना कि जिसकी समात चाहे रात के अंधेरे में कर ले, दिन के उजाले में कर ले, और जो बेचारे सालों से इंतजार कर रहे हो मुकदमे लटके हुए लटके रहे। अच्छा, एक और भी कहा जा रहा है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के बारे में कि सीडीए के खिलाफ, सीडीए के अंदर जो बदनुमानियां थी उनके ऊपर बड़े एक्टिव थे। बड़ी अच्छी बात है, एक्टिव रहे ना। उनका मामला तो अभी टेक्निकल मामला है, रफा हो जाएगा।
अभी तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना जी। फैसला तो जाहिर है क्या होना है। फैसला तो यही होगा कि जनाब, वैसे भी जी वो बेचारे जो रियाज खान साहब हैं, अगर उनकी सैनिटी उनको मिल गई, उम्र में ज्यादा है जी, तो बस वो फिर रोते पीटते रह जाएंगे। वो तो क्योंकि वो चीफ जस्टिस तो वो होंगे, कांसी साहब हो जाएंगे। अच्छा, ये इतना टेक्निकल मामला है कि सदर साहब ने भी इसको टेक्निकल समझ कर भाई नजरअंदाज बात यह कर है दिया कि जब आपने जुडिशियल कमीशन से गया, फिर पार्लिमानी कमेटी से गया, उसके बाद तो कोई इंतजामिया का इख्तियार ही नहीं रहता, ना वजीर आजम का ना सदर का। उनको तो नोटिफाई करना है, फिर नोटिफाई करने के बाद वो पिटीशन होती फिर। तो वो बेचारे जो है, अब ये देखिए कि तीनों अदारे हमारे जो हैं जी, वो एक सैनिटी के मसले को फाइनलाइज नहीं कर सके। शाह साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के इनको बाद आप इनको किस किस को सलाम पेश करें, जिसको चाहे कर दे। नहीं, इसके बाद सदर साहब को भी सलाम पेश करना, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात उनको की भी है, कर देते। उसके हवाले से बात भी करते हैं, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात तो सदर साहब के बयान के हवाले से शाह साहब एक खबर आ गई है कि पीटीए ने कहा है मोबाइल फोन कंपनियों को कि अपने नाइट पैकेजेस खत्म करें आप। ये तो बड़ी अच्छी बात है। रात तो अल्लाह मियाँ ने सोने के लिए बनाई है, ये थोड़ी बनाई है कि आप चोरी चोरी छुप के जनाब रजाई में और टेलीफोन करते रहे इधर उधर। ये जो इस पे तो एक रेजोल्यूशन भी मेरे ख्याल पंजाब असेंबली ने किया था। शामी साहब, आप जरा नौजवानों के दिल की बात भी करें, वो भी आपका प्रोग्राम, वो भी इस प्रोग्राम को देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं। ये कौन से नौजवान आपसे मिलते रहते हैं जो जो रात शबीना पढ़ना चाहते हैं हर रोज? भाई बात यह है कि पूरे मुल्क में ये एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ है जी, और दुनिया भर में इस तरह की रवाज नहीं है जो पाकिस्तान में है। और जिस तरह औरतों को, बच्चों को, मर्दों को ये उकसाते हैं और जवान जोड़ों को उकसाते हैं, ऐसे इश्तहार आते हैं जैसे मालूम हो कि आप इस अफेयर में मुब्तला हो के रहे और रात को जनाब स्पेशल आप रात होगी आपके लिए। एक को कहता है 1 घंटा बात कर ले, वो कहता है 2 घंटे बात कर ले, 3 घंटे। ये तो बहुत अच्छा है। देखिए, रियासत जो है उसकी कोई जिम्मेदारी अखलाक की निगरानी करना भी है कि नहीं है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। खैर, ये अब अगर आपको अफसोस हुआ है तो आपकी मर्जी, हम आप बता देंगे आपके घर वालों को। शाह साहब, सदर साहब ने आज एक तकरीर में फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला कहा है जो इब्तदा में भी चलाया गया कि ऐवान सदर का एक सर्टन पॉलिटिकल रोल है जो वो अदा कर। सदर का या ऐवान सदर का? सदर का। हाँ, देखिए, सदर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जी, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। ठीक है। तो पार्लियामेंट का जब हिस्सा है, सदर साहब इस बात को पकड़ते हैं। देखिए, पार्लियामेंट का एक रोल है तो सदर का भी रोल है। ठीक है। तो सदर कोई गैर सियासी मखलूक तो हो नहीं सकता। और उधर जनाब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है और हमारी अदालतें, वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान को लेकर बैठी हुई है और वो हमें रवायात बता रही हैं जो पार्लियामानी निज़ाम में होती हैं। ठीक है। एक दफ़ा ये जुनेजो साहब जो है ना जी, जब वो मुंतखब हुए वजीर आजम, तो उनको भी शौक था बहुत कि भाई लोग समझें कि वाकई पक्का वजीर आजम में भुट्टो जैसा लगता है। तो जब सदर पाकिस्तान के जो जनरल ज़ियाउल हक थे उस वक्त, खिताब का मौका आया असेंबली में, तो उन्होंने एक तकरीर लिख के सदर के लिए वो भिजवा दी उनको वजारत इजलास से। विच इज अ पार्लियामानी कन्वेंशन, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। पार्लियामानी कन्वेंशन ऐसा ही है ना। हाँ। कि मलका की तकरीर वजीर आजम भिजवाता है। हाँ। इंडिया में भी सदर की तकरीर वजीर आजम भिजवाता है। ठीक है। जब उन्होंने भिजवाई तो जनरल ज़ियाउल हक तो जनाब आग बगोला हो गए। अच्छा। उन्होंने वो तकरीर करने से इनकार कर दिया और फिर एक धुआंधार तकरीर उन्होंने की वहां असेंबली में। मैं वहां मौजूद था। अच्छा। उन्होंने कहा हमारा सदर जो है वो हमारी रवायात से ताबे है। अच्छा। ये ज्ञानी ज़ैल सिंह नहीं है, ज़ैल सिंह उस वक्त सदर थे इंडिया के। पाकिस्तान का सदर कोई दूसरे मुल्कों के सदर के मुताबिक नहीं है कि उसको बताया जाए। उसकी अपनी हैसियत है, अपनी शख्सियत है, अपने ख्यालात है, वो उसका आज़ार करेगा और उन्होंने किया फिर अपने ख्यालात का आज़ार। तो ये जनरल ज़ियाउल हक की पार्लियामानी रवायात हैं जो असेंबली कह रहे हैं। उस वक्त 8वीं तरमीम हुई थी जी, और सदर के पास इख्तियारात बड़े थे। ठीक है। अब सदर जो है जरदारी साहब वो अपनी दुनिया में मगन है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी दुनिया में मगन है। लेकिन मैं तो बार बार बात कर रहा हूं कि सदर को आप कहीं बंद नहीं कर सकते, कहीं उसके अंदर डरबे में। ठीक है। सदर एक जीता जागता वजूद है और उसको लोगों से मिलना भी है, उनसे बातें भी करनी है
अब उसको बातें करनी चाहिए गैर जमाती सियासत की, एग्जैक्टली जमाती सियासत से बालातर होकर मुमलकत के लिए। लेकिन वो कहते हैं भाई मैं चमन में चाहे जा रहा हूं, मेरा हक है फसले बहार पर। तो गोया अदालत फिर जो मर्जी कहती है। अदालत के साथ यार फिर मैं तो रोज ही, आपने मुझे तो इस मुसीबत में डाल दिया है। अब लोग देख देख के पता नहीं तंग आ जाएंगे मुझसे। भाई अदालत को पता नहीं मेरी बात सुनाई देती है कि नहीं देती, आप तक नहीं पहुंचती तो किस तक पहुंची। सदर अदालत को जवाबदेह नहीं है। ठीक है, ये खामखा गलतफहमी हो गई है हमारे दोस्तों को। कुछ दुनिया उनके सामने जवाब दे, हवाएं, फजाएं, समंदर, फरिश्ते, जिन, सारे उनके सामने जवाब दे नहीं तो कल है। को फिर सदर साहब कहेंगे मैं वजीर आजम के इख्तियारात भी इस्तेमाल करता हूं। नहीं, वो नहीं कर सकते ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना। ये सदर को हटाने के लिए आपको पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत चाहिए, वगरना वो बैठा रहेगा और जो चाहे करेगा। चले शाम साहब, फिर हम कराची की तरफ हाँ, बात कराची करते चले। हैं। अगरचे आपने दूसरे मामलात में बहुत वक्त ले लिया है। कराची के मामला बहुत देखिए, खराब पहली बात तो यह है कि कल एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जी, सेनेट में। बिल्कुल उन्होंने मुतालबा किया कि कराची को असले से पाक किया जाए। वेरी गुड, होना चाहिए इस ठीक है? वक्त जो सूरत हाल है। एमक्यूएम उस इत्तफाक नहीं कर रही थी। उसने कहा कि जनाब ये पूरे मुल्क को पाक होना चाहिए, ठीक है, गोया किसी हिस्से को भी पाक नहीं होना चाहिए। आज उन्होंने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की और उसे मंजूर करवा लिया। उन्होंने कहा पूरे मुल्क को असले से पाक होना चाहिए। ये तो ना करने वाली बात है। तो मतलब यह है कि पूरा मुल्क जो है जूं का तू रहे। ठीक है, गोया कराची में अच्छा, मामला चलिए मैं मानता हूं। पहली तो बात यह है कि अब खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, वहां तो पख्तूनख्वा में तो जेवर जो है उनका हथियार है। बिल्कुल। तो आप कैसे उनको करेंगे, कबायली इलाकों को कैसे असले से पाक करेंगे। तो बड़ी धुआंधार तकरीर की है फारूक सत्तार साहब ने। उन्होंने कहा है कि जनाब ये सबको पाक करना होगा, और मगर मैं आपको कर सकूंगा, चलो सबको भी पाक करना है, कहीं से शुरू तो करना होगा ना। कराची से तो शुरू कराची से शुरू कर ले। शामी साहब, ऑपरेशन होगा? भाई आप पहले इस मसले को तो तय कर लेना, फिर ऑपरेशन का सर्जन कोई मौजूद है? अगर पहले आपने, अगर तो कंपाउंडर से ऑपरेशन करवाना है तो बेहतर हम नहीं कराएं। नहीं, इस वक्त एक मजमूई तौर पे हम देख रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब इस ख्याल का अल्ताफ इजहार कर हुसैन रहे साहब कहते हैं कि ऑपरेशन होगा, बिल्कुल, या हो रहा है, वो एक खदशे का इजहार कर रहे हैं। और हमारे जनाब खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि बरसों याद रहे, बरसों चले। बिल्कुल। तो देखिए वहां एक लावा तो पक रहा है। जो कुछ हो रहा है वो तो देखिए रहने वाले कराची के जानते हैं। भाई असाबी मरीज हो चुके हैं कराची में, तो ये असाब को सुकून देने वाली दवाइयां कहीं ज्यादा बिक रही हैं। लोग बीमार हो गए हैं नफ्सियाती तौर पर। कोई पता नहीं है, कोई शख्स घर से निकलेगा और उसकी लाश आएगी, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कोई एक्टिविटी कर रहा हो। बाजार में कोई टारगेट कर सकता है उसको, कोई शौकिया भी मार सकता है। तो ये एक, अब देखिए आपने वो नुक्ता लगा दिया है मेरे सामने जी, वक्त खत्म होने वाला है जी, ब्रेक का ये इशारा इसका मतलब कराची का जो मामला है, देखिए ये 2-3 मिनट का मामला नहीं है। ये जरा वक्त चाहिए इसके लिए। इस पर डिटेल से तो इसको कल इसके लिए हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे जी। बहरहाल कराची जो है, एक बात याद रख ले, कराची पाकिस्तान की शहरग है, नो डाउट, नो डाउट, और इसको कंट्रोल में आना चाहिए। शहरग जो है उस पे जिन जिन लोगों के अंगूठे हैं ना, वो अंगूठे उठाने पड़ेंगे, जरूरत हुई तो काटने भी चाहिए। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के आने के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। 04236296 हमारा नंबर है। इसके अलावा ईमेल और फेसबुक भी खुले हैं। आपके सवालात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद सेगमेंट है आपके सवालात का। शामी साहब, हम कराची पे बात कर रहे थे, तो ये सैयद नहीं, पहले मैं एक बात कर जी, मैं जब यहाँ आया ना प्रोग्राम में, मैं शफकत तनवीर मिर्जा साहब का जनाजा पढ़ के आया था। अच्छा, वो हमारे बहुत ही सीनियर अखबार नवीस, अदीब, मुहक्किक और पंजाबी जबान के तो बादशाह थे। अच्छा, तो पंजाबी का अदब और सकाफत, उस पर उनकी गहरी नज़र थी। और अंग्रेज़ी जो था वो भी उनमें, उसमें भी लिखा है उन्होंने, पंजाबी में भी लिखा है। बहुत खूब। और पंजाब की तारीख को, उसके अदब को इस तरह समझने वाले लोग अब तो मेरा ख्याल रहे ही नहीं हमारे दरमियान। तो 80 साल की उन्होंने उम्र पाई
और एक रास्ते पर चलते रहे उम्र भर। वाह। और अब रुखसत हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे और उनके बच्चों को सब्र जमील कर अता फरमाए। शाम साहब, सैयद नय्युरुद्दीन अहमद हैं, इन्होंने बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया। ये कहते हैं शाम साहब कि क्या हम सिविलियन मार्शल लॉ नहीं लगा सकते, सिविल हुकूमत मार्शल लॉ नहीं लगा सकती कराची के हालात को दुरुस्त करने के लिए और मिलिट्री समरी कोर्ट्स बना दी जाए? ये तो अब देखिए, फौज को तलब किया जा सकता है, लेकिन दस्तूर पाकिस्तान के ताबे 245 जो है, ठीक। तो जब वहां फौज कहीं आती है तो वहां अदलिया के इख्तियारात करीबन खत्म हो जाते हैं, रेट जारी करने का इख्तियार उसको नहीं रहता। तो इस तरह का एक छोटा मोटा मार्शल लॉ लगाया जा सकता है और रास्ता बनाया जा सकता है। दस्तूर में गुंजाइश है, दस्तूर में गुंजाइश है। एक लिमिटेड मकसद के लिए आप एक बुनियादी हकूक जो है उनको पसे पुष्ट रख सकते हैं उस इलाके के अंदर। अमन व अमान के मसाइल का हल क्या हो सकता है? हल हो सकता है जनाब, आप जो हुकूमत है वो होती ही अमन व अमान कायम करने के लिए। जो हुकूमत अमन अमान कायम नहीं कर सकती वो हुकूमत ही नहीं है। तो उसको चाहिए एक विल चाहिए और लाग लपेट कार्रवाई चाहिए। कोई मुश्किल काम नहीं है अमन व अमान कायम करना। अच्छा, एक बात, ये मेजर वसीम साहब है, इनका SMS आया है। ये कहते हैं कि ये करारदाद तो बड़ी अच्छी है, असली से पाक करने की मुल्क को जी, बड़ी एक नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है, लेकिन ये जो बिल्ली है इसके गले में घंटी कौन बांधेगा? यानी शुरू कहाँ से करेंगे हम? कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा? ये सवालात है। ये जो सवालात तो बड़े दिलचस्प है। हाँ। मेजर वसीम साहब, आप माशाल्लाह रिटायर्ड हो चुके हैं हम, तो आप जरा जो सर्विंग ऑफिसर थे उनसे पूछ ले। शाम साहब, जफर खान साहब हैं, ये कराची से हैं और कराची से कह रहे हैं कि कराची ऑपरेशन का जो आइडिया है वो एक सिख मेंटालिटी का नतीजा है और जो महाजरों को टारगेट करने की कोशिश है, और वो इस हवाले से इल्जामात पंजाब पे भी लगा रहे हैं। देखिए, बात यह है, इस वक्त तो जनाब सिंध की हुकूमत है और ये हुकूमत जो है हमारी मरकज़ में, ये भी मोहताज है कराची वालों की, और कराची की हुकूमत में भी वो शामिल है। तो ये तो कोई, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि अब ऑपरेशन को ऐसा हो रहा है। भाई, अमन व अमान तो वहाँ ज़रूरत है ना, हम खा मुहाजिर हों, खा सिंधी हों, खा पंजाबी हों। तो ये तो आप ऐसे ऐसे मफरूज़े क्यों कायम कर रहे हैं अपने खिलाफ? जी शाम साहब, सफदर लोधी साहब हैं, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कहते हैं जी कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक रिगर प्रूव हो चुके, इलेक्शन रिग किया था इन्होंने, तो अब वो कह रहे हैं कि मैं जमात इस्लामी से इत्तेहाद करूंगा। क्या ये जमात इस्लामी के लिए फेयर होगा कि वो इनके साथ? अगर आपका फलसफा मान लिया जाए तो जमात इस्लामी भी उनकी हम जमात है उसमें। तो फिर तो दोनों के दरमियान इत्तेहाद हो जाना चाहिए। भाई साहब, उन्होंने रिगर उनको नहीं कहा, ये कहा है कि इसकी तहकीकात की जाए, तफ्तीश की जाए। तो तफ्तीश होगी तो फिर जनाब ये देखेंगे क्या सूरत हाल है। अभी देखिए, ये एक मुझे SMS आया है, हमारे एक वकील साहब हैं इतिकुर रहमान मुगल एडवोकेट जी, वो कहते हैं कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक 1988 से पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उर्दू है। तो फिर क्या वजह है कि आईन की अलमबरदार और पासदार अदलिया जो है वो अपने फैसले उर्दू में क्यों नहीं लिख रही? तो हजूर, आप वकील हैं, आप वहाँ जाके पूछें। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये काम बड़ा अच्छा किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अक्सर फैसले, अहम फैसले उर्दू में भी तर्जमा करवाए जाते हैं और उर्दू में भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन आज सदर साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तकरीरें की हैं वो इंग्लिश में की थी। नहीं, वो तो देखिए, वो तो भाई हो, अब सदर साहब जो हैं वहाँ उनके सामने जो बैठे हुए होंगे वो अंग्रेजी बोलने वाले, सुनने वाले होंगे। यहाँ तो वो पंजाबी बोलते हैं हमारे पास आके। तो अच्छा, तो सदर साहब को भी ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की सरकारी जुबान उर्दू है जी। और ये हमारी ये जो देखिए, जैसे जवाद ख्वाजा साहब जो हैं बड़ी बड़ी उर्दू, माशाल्लाह कमाल की उर्दू लिखते हैं और बड़े उन्होंने फैसले लिखे। तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हाई कोर्ट्स को भी तवज्जो देनी चाहिए। और अगर जज साहबान उर्दू में फैसले लिख नहीं सकते तो उनके तर्जमे का एहतमाम करवाएं, अपनी वेबसाइट्स पे डालें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये इस्तिलाहात जो हैं वो मुंह पे चढ़ जाएंगी और उर्दू में भी जनाब फैसले लिखे जाने लगेंगे।
कार्रवाई तो अब भी होती है, वकालत दलाइल देखते हैं उर्दू में, और कई तो है। कल मैं एक छोटा सा आपसे, चूंकि वक्त खत्म होने वाला है, मलिक रियाज साहब ने आज फिर शोएब सरार कमीशन पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उर्दू में किया है कि पंजाबी में किया है कि अंग्रेजी में किया? नहीं, उन्होंने, उनके वकील ने ऐलान किया बेसिकली उर्दू में। जी, उर्दू में उन्होंने कहा है जी कि हमें अब इस कमीशन पे एतमाद नहीं। मलिक रियाज साहब जो है यार, बड़ी बड़ी दिलचस्पी है उनके साथ जी, क्योंकि ताल्लुक है उनके साथ ऐसा कि आप रोज छेड़ देते हैं, और फिर मलिक साहब कहते हैं हमें कुछ छेड़ रहे। हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे जनाब, उनकी मर्जी है, वो चाहे उस कमीशन के सामने पेश हो चाहे पेश ना हो, उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन खुद ही जनाब देखिए, अगर उनके पास मवाद मौजूद है तो वो पेश कर दे तो बेहतर होगा। मलिक साहब मस्ट बी लिसन टू, मस्ट बी गिवन हेयर, वो जिसे कहते हैं हेयरिंग जी, तो वो जाए ना उस कमीशन में जाए। आप भी उनका इंटरव्यू करना चाहते हैं? उनकी बात सुनते ही नहीं, अदालत में जाते हैं, वो कहते तो हैं मुबश्शिर लुकमान साहब की तरह आप उनका इंटरव्यू करना चाहते हैं, या वो मेहर बुखारी साहबा की तरह? एक ब्रेक का वक्त, किस तरीके से हमारा वो ब्रेक गलत, अपने आप को कहाँ रख रहे हैं आप? मैं क्लोजिंग करना चाह रहा हूँ मलिक साहब की बात नहीं सुनेंगे आप? मैं हमारे तो खुद सुनने का बड़ा हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो सुनता गया। भी रहता हूँ। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।